सबसे पहले पाइथन का प्लेटफॉर्म यहाँ पे ओपन करेंगे। ध्यान से देखिए कैसे ओपन भी किया जाता है, ये भी देख लीजिए सब लोग, है ना। अगर आपने कोई फाइल बनाई है तो उसको ओपन, हाउ टू ओपन अ सेव्ड फाइल, उसको आप यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे आप गए तो आपको पहले तो यहाँ पे फाइल पे जाकर के ओपन पे क्लिक करना है। ओपन के लिए शॉर्टकट आपको मिल जाएगा Ctrl+O। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जाके देखना है कि आपने अपनी फाइल कहाँ पे बनाई। तो हम अपनी फाइल इसी पाथ पे तो सेव किए थे, इसी पाथ पे तो फोल्डर बनाए थे। तो फोल्डर हमारा क्या है, कल जो बनाए थे पाइथन प्रोग्राम्स था, देखना पाइथन प्रोग्राम्स, पाइथन एप्लीकेशन भी बनी हुई है पहले की, पाइथन प्रोग्राम्स कल बनाए थे। तो उसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे और फिर ये था कल वाला इंट्रोडक्शन टू चैप्टर 1, इसको सेलेक्ट करिएगा और यहां से हम लोग ओपन करें। ये देखिए यहाँ पे कल वाला हमारा फाइल ऐसे खुल के आ जाए। ठीक, समझ में आ गया कैसे ओपन करेंगे। कोई भी पुरानी फाइल को जो बनाए आप इस तरीके से ओपन कर लेंगे तो उसी फाइल में अब हम जाके एडिटिंग आराम से आगे कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, थोड़ा और इजी कर लेते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे और ला करके एक साइड में माउस से छोड़ देंगे, फिर इसको उठाएंगे और इधर छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो है आगे पीछे सेट हो जाएगा। आपको जैसे भी आपको काम करने में थोड़ा सहूलियत हो जाएगा, ठीक है ना। तो नहीं तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, एक बार इस पे लिख रहे हैं फिर आप उस पे जा रहे हो, ओपन कर रहे हो फाइल को और फिर वहां प्रोग्राम रन करके देख रहे हो, फिर यहाँ आ रहे हो। इसीलिए हम आपस में इसको वर्टिकली ऐसे अरेंज कर देंगे ताकि हम इजिली इनके बीच में स्विच कर सके प्रोग्राम को। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। तो अभी हम लोग एकदम बेसिक सा ये काम कर लिए थे यहाँ पे, अब हम लोग का यहाँ पे शुरू हो जाएगा। हाँ, अब हम लोग का यहाँ पे चैप्टर 1 जो है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो चुका था। अब हम लोग चैप्टर 1 में आगे देखेंगे कि क्या करना है, ठीक है ना। तो आगे अब आप देखें इसमें कैसे करना है। सबसे पहले तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे टर्म स्टार्ट करेंगे। कुछ पाइथन में कुछ प्रोग्रामिंग के टर्म्स टूल्स यूज किए जाते हैं जो एकदम बेसिक्स होते हैं उनके, और हमेशा प्रोग्रामिंग करने के लिए या आगे तक के कोई भी एप्लीकेशन आपको या प्रोग्राम डिजाइन करना है तो वहां पे वो सारे चीजें यूज हमेशा होंगी। तो इसमें हम लोग पहले लिख ले रहे हैं, यहाँ पे जो टर्म्स है वो टर्म्स लिख ले। तो जो जो बेसिक टर्म है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से बेसिक टर्म्स होते हैं। ये बेसिक टर्म्स कौन कौन से। तो सबसे पहला टर्म है, मैं यहाँ लिख रहा हूं, सबसे फर्स्ट है, उसका नाम है वेरिएबल। ठीक है, सबसे फर्स्ट टर्म की बात हम लोग करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल जो होता है बेसिकली यहाँ पे हम लिखते भी जाएंगे कि वेरिएबल एक इस तरीके का आपका एक डायनेमिक नेचर का जो है एक स्पेसिफायर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट्स अ डायनेमिक नेचर आइडेंटिफायर। ठीक, इट्स अ डायनेमिक नेचर आइडेंटिफायर that allocate a memory for any constant। ठीक, कॉन्स्टेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, कॉन्स्टेंट्स में अभी हम इसको बड़ा कर दे रहे हैं। कॉन्स्टेंट्स में जो जो चीजें आती हैं, जैसे पहला चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट, और जो दूसरा चीज आता है उसको बोलते हैं नंबर। यानी कि ये इसका एक तरीके का डेफिनेशन हो गया कि वेरिएबल जो होता है एक ऐसा आइडेंटिफायर है जो कि डायनेमिक टाइप का है, और उसका बेसिक जो काम है वो यही होता है मेमोरी एलोकेट करना। किसके लिए, किसी भी कॉन्स्टेंट्स के। कॉन्स्टेंट मतलब जो फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, लाइक टेक्स्ट कोई हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है, या फिर कोई नंबर हो सकता है। नंबर में इंटीजर या फ्लोट हम लोग वहां पे डाल।
आगे बढ़ते हैं। तो वेरिएबल अब देखिए क्या होता है। तो वेरिएबल किसके लिए मेमोरी एलोकेट करता है? कॉन्स्टेंट्स के, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कांस्टेंट ले रहे हैं 100। अब आप 100 को डायरेक्ट, अगर आपको जैसे यहाँ पे 100 पे कोई कैलकुलेशन करना है या 100 को प्रिंट करना है, तो आप कैसे 100 को प्रिंट कराओ? यहाँ पे 100 लिख दिया। यहाँ पे 100 लिखने के बाद अगर हम इसको सेव कर दें फाइल को कंट्रोल एस से, और सेव करने के बाद अगर हम यहाँ पे रन पे जाकर के इसको रन करें, और हम पूरा ये सब ऊपर वाला बंद कर दे रहे हैं। ये भी बताए थे कल हम आपको कि एक साथ मल्टीपल लाइंस को कमेंट करने के लिए आप कहाँ जाएंगे? फॉर्मेट पे जाएंगे और अल्ट के साथ 3 प्रेस करेंगे, कमेंट लग जाएगा, और इसी प्रोसेस से हम इसको भी यहाँ पे कमेंट लगा देंगे, ठीक। और जब कभी हटाना होगा तो अनकमेंट करने के लिए क्या प्रेस करेंगे? अल्ट के साथ 4। तो हम यहाँ पे सारा, अब हम यहाँ पे अगर 100 लिख रहे हैं और 100 लिखने के बाद इसको सेव कर दें, और अगर हम इसको यहाँ से रन करें या F5 प्रेस करें, तो आप देखिएगा क्या यहाँ पे 100 आया? नहीं आया, यानी कि 100 जो है वो आया नहीं। तो 100 को बेसिकली करना क्या पड़ेगा? यहाँ पे प्रिंट कराना पड़ेगा, ठीक है ना। अब प्रिंट अगर लिखेंगे और फिर उसके अंदर 100 डालेंगे तो आ जाएगा, लेकिन फिर हमको 100 यूज करना इन फ्यूचर, आगे कभी भी नेक्स्ट स्टेप में, तो फिर से हमको 100 लिखना पड़ेगा, है ना। अब फिर कभी करना है 100 को ही यूज में लेना है, और 100 की कभी चेंज प्रोग्राम कभी चेंज हो चुकी है, तो आपको फिर से 100 कैसे लोगे? तो उस टाइम पे कांस्टेंट में बड़ा ये ऐसा दिक्कत हो जाता है कि हम कैसे कांस्टेंट को यूज करें। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपको कभी कोई नंबर यूज करना हो, तो सबसे पहले उस नंबर को हम लोग जो है राइट से लेफ्ट की ओर चलते हुए किसी भी एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते। जो अभी हम x को यूज किए हैं, ये x जो है यहाँ पे एक आइडेंटिफायर की तरीके से काम करता है, और ये आइडेंटिफायर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, ठीक। अभी हम आगे आइडेंटिफायर्स के रूल भी बताएंगे आपको, तब उसमें समझ में आएगा। साइज एक एक चीज देखते चलिए ध्यान से, सब एक एक चीज क्लियर होती चली जाएगी। x इज इक्वल टू 100 लिखा, इसका जो मतलब है इस लाइन का, इसका मतलब ये है कि जो 100 है वह x में जाकर के क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है, यानी कि x 100 में नहीं जा रहा है, 100x में जा रहा है। ये कौन हमें बता रहा है कि 100x में जा रहा है? ये जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर बता रहा है। और ये ऑपरेटर कौन सा है? एक सिंगल इक्वल टू का ऑपरेटर है, जिसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी जब ऑपरेटर पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे, ठीक। अभी यहाँ पे ऑपरेटर तो चल नहीं रहा है, बस उसको याद रखिएगा। यह असाइनमेंट ऑपरेटर है जो असाइन करता है कि किसी वेरिएबल में हमें कौन सी वैल्यू रखनी है। तो x की वैल्यू क्या असाइन की गई है? 100। लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर का जो डायरेक्शन होता है वो राइट से लेफ्ट की ओर होता है। तो राइट से लेफ्ट की ओर अगर है, इसका मतलब हम इसको क्या समझेंगे कि 100 जो है वह x में जा रहा है। और जा रहा है कि मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। जा रहा है कि मतलब ये है कि मूव नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यू हैव टू नो कि मतलब कि मूव हो रहा है। यू कांट से कि मतलब आप इसको मूव बोल देंगे, उसका मतलब ये है ये कॉपी, जस्ट इट्स बीइंग अ कॉपी, ये केवल एक कॉपी हो रही है ना। यानी कि ये जो है अगर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं तो 100 जो है अपनी जगह पे है, और साथ में वो 100 कहाँ पे चला जा रहा है? x में भी चला जा रहा है, मतलब वो राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड। वो ऐसा नहीं कि जैसे आपने x इक्वल टू 100 लिखा तो 100 यहाँ से उठा और x में चला गया और 100 की प्लेस खाली हो गई, नहीं, वो प्लेस खाली नहीं हुई है, वो प्लेस अभी भी फिल है उसी कांस्टेंट से, और x में भी वो वैल्यू चली। इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या होती है? कॉपी की जाती है, कभी न कि मूव की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। तो आप पहले तो ये लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल ले लिए हैं, x यहाँ पे एक वेरिएबल है, और लेने के बाद इसको हम लोग नीचे आए। अब यहाँ पे मान लीजिए हमको इसको यहाँ पे प्रिंट करना है, तो प्रिंट करते समय आसानी हो जाएगी कि हम 100 को अगर प्रिंट करना चाह रहे हैं तो 100 कहाँ पे रखा हुआ है? x में रखा हुआ है, तो हम सिंपली यहाँ पे x को दे देंगे। तो x जैसे ही देंगे, हमारा यहाँ पे जो ट्रांसलेटर है, पाइथन में जो ट्रांसलेटर है वो इंटरप्रेटर होता है। दो तरीके के ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक। दोनों का काम यही होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को उठाना और उसके कोड को लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन को, कंप्यूटर को, सिस्टम को, प्रोसेसर को समझा देना, ठीक है ना। तो ये सारा जो हम लिख रहे हैं ये पूरा डिकोड करने का काम इनके ट्रांसलेटर्स कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये सारी जो लैंग्वेज हम जो लिख रहे हैं ये इंग्लिश में लिखी गई है,
इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है ना। अगर ये मशीन लैंग्वेज होता तो हम लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इसीलिए इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज, आप HTML भी पढ़ोगे वो भी इंग्लिश में है ना। आप कोई भी सॉफ्टवेयर पे काम करोगे सब इंग्लिश में है ना। तो इंग्लिश जो है ह्यूमन रीडेबल होता है। वो उस लैंग्वेज को ट्रांसलेटर क्या करता है, वही हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेटर उठाता है और ले जाकर के उसको सिस्टम में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो पहले इसका अपना एक बाइट कोड बनेगा, फिर उसमें वो ब्रेक करेगा, देन सिस्टम जाके उसको रीड करेगा। ये इसका पूरा यहाँ पे प्रोसेस। अब जैसे ही हम यहाँ पे प्रिंट करने के लिए प्रिंट वाला मेथड यूज करेंगे और एक्स को लिखेंगे, सेव कर दीजिएगा Ctrl+S से। सेव करने के बाद इसको रन करा देंगे, F5 प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है 100 वो आ रही है, ठीक। अब फिर Alt+Tab से स्विच करके इधर आ जाइएगा। अगर आपको साथ में रखना है तो वर्टिकली भी अरेंज कर सकते हैं। अगर हमको यहाँ पे कुछ मैसेज भी देना है तो जैसे मान लीजिए एक्स की वैल्यू 100 आ रही है, लिख के आ जाए कि वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100, है ना। जब कभी भी मैसेज देना होता है कोई भी, तो मैसेज इन द फॉर्म ऑफ किसमें दिया जाएगा, टेक्स्ट के फॉर्म। कोई भी मैसेज जब भी हम आपसे बोले कि मैसेज प्रिंट कर दीजिए, अपना नाम प्रिंट कर दीजिए, है ना, एक वर्ड प्रिंट कर दीजिए, एक सेंटेंस प्रिंट कर दीजिए, तो किस फॉर्म में जाएगा, टेक्स्ट के फॉर्म में। और टेक्स्ट के फॉर्म में कोई भी वैल्यू होगी या तो डबल कोट्स के अंदर लिखी जाएगी या तो सिंगल कोट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, और यहाँ पे अब इधर x जो होगा वो वेरिएबल है, वो अपनी वैल्यू देगा, और इधर विद मैसेज वो हमारा आएगा। लेकिन चूंकि जैसे ही दो एक्सप्रेशंस हो जाएंगे, दोनों को अलग अलग बताना पड़ेगा कि ये अलग है और ये अलग है, तो उनके बीच में जो ऑपरेटर लगेगा वो यहाँ पे दूसरा ऑपरेटर आ गया, कॉमा ऑपरेटर। दो ऑपरेटर आप अभी देख लिए। पहला ऑपरेटर क्या देखे, असाइनमेंट ऑपरेटर। दूसरा ऑपरेटर क्या देखे, कॉमा ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यूज को असाइन या कॉपी करने का काम करता है। कॉमा ऑपरेटर जो है दो किसी भी एक्सप्रेशंस को कनेक्ट करने का काम करता है या फिर उसको सेपरेट करने का काम करता है। तो अभी हम इसको सेव कर लेंगे और F5 से जब रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि अब ये जो 100 आ रहा था विद मैसेज आएगा, ठीक। तो मैसेज लाने के लिए यही चीज हम इधर लिखे हैं और इधर कॉमा करके वेरिएबल दिए हैं, तो वेरिएबल अपनी वैल्यू वहां पे प्रिंट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए, तो ऐसे हम लोग और भी वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे y ले लिया इज इक्वल टू 200 ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे एक हम सेंटेंस लिखेंगे और उसको देखेंगे। पहले अब इस कोड को हम यहाँ से चाहे तो कॉपी कर ले, और कॉपी कर, चूंकि कॉपी पेस्ट बहुत आराम से हो जाता है पाइथन में और ज्यादा लिखना नहीं होता है, इसलिए टाइम ज्यादा नहीं लगता है प्रोग्रामिंग करने में। समझाने में ही थोड़ा मोड़ा टाइम लगता है, वरना अगर खुद करना हो तो 2, 4, 10 मिनट, आधे घंटे में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पे जाकर के हम इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ पे x की जगह चेंज करके y कर देंगे और यहाँ पे x को क्या कर देंगे, y कर। अब जब हम इसको रन करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, y x, वैल्यू ऑफ x आएगा और वैल्यू ऑफ y आएगा। दोनों को सेव कर लीजिएगा और F5 से जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे वैल्यू ऑफ x आ रहा है और वैल्यू ऑफ y आ रहा है, यानी कि दोनों यहाँ पे आ रहे हैं। अब हम इधर आ जाते हैं, फिर से यहाँ पे आए। अब यहाँ पे हमने कर दिया x इज इक्वल टू y, ठीक। और ध्यान से जरा आप देखिएगा और बताइए, कॉपी कर दिए हैं, यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे, फिर यहाँ पे जाकर के इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट कर। अब आंसर बताइए कि इसमें एक्स वाई क्या आएगा और इसमें एक्स वाई क्या आएगा। ध्यान से देख करके कोड को बताइएगा। पहले वाले में x 100 आएगा, पहले वाले में y 200 आएगा। जैसे ही नीचे जाएगा, हमेशा कभी भी प्रिंटिंग की गई हो कहीं पे भी, या कोई कैलकुलेशन या कोई फार्मूला या फंक्शन या एक्सप्रेशन चलाया गया हो, तो आप उसको सॉल्व तो करिए ही,
साथ में अगर उसकी वैल्यू कहीं ऊपर से आ रही है तो एकदम उसके एकदम नियरेस्ट से उसको चेक करना शुरू करिए। ये नहीं कि x की वैल्यू यहाँ पे है हम इसको छोड़ करके और यहाँ की x की वैल्यू लेना। सपोज करिए यहाँ पे भी रखी है तो हम उस x की वैल्यू ले रहे हैं, है नहीं? तो यहाँ पे भी अगर हम x की वैल्यू रख दें, मान लीजिए हम यहाँ रख दें, ये x की वैल्यू यहाँ पे भी पड़ी हुई है, ठीक। अब हम आपसे पूछे कि x में क्या आएगा, तो आप इसमें और इसमें दोनों में कंफ्यूज्ड है कि ये आएगा या ये आएगा, है ना? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एकदम लोकल लेवल पे होता है, जो एकदम नियरेस्ट होता है, उसी को लास्ट अपडेटेड वैल्यू बोलते हैं मेमोरी की, और पहले वही आता है। अगर वो नहीं मिलेगा तब जाकर के ये आएगा। लेकिन अभी x में 1000 था और उसके बाद x में जैसे आपने 100 डाला, एक मेमोरी बनी, उस मेमोरी में पहले 1000 रखा और 1000 रखने के बाद जैसे उसमें 100 रखा आपने, x मेमोरी का लोकेशन सेम था, एक ही वेरिएबल का था, x का था। जैसे 100 रखे, 100 ने क्या किया, 1000 को क्या किया, रिप्लेस कर दिया, समझे? और जब रिप्लेस कर दिया, इसका मतलब अगर हम इस लाइन को उठा के यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे ले जाके इसको प्रिंट करें, आंसर बताइए जरा इसका क्या आएगा, इसका आंसर। क्योंकि अभी आप बता रहे हैं कि 100 ने x को रिप्लेस कर दिया, तो इस x का रिजल्ट क्या आएगा? इस ऊपर वाले x में 100 आएगा या 1000 आएगा? है? ये वाला जो x है इसका रिजल्ट 100 आएगा कि 1000 आएगा? साहिल बताओ, इस x का रिजल्ट क्या आएगा? 1000 आएगा? ओम, ओम बताओ, है 2000? अच्छा ठीक, तो जरा तेज से बोलो, कैसे धीरे से बोल रहे हो? शर्मा लग रहा, शर्मा रहे हो तुम। हम ही से शर्माओगे? अरे साहिल से शर्माओ, समझ में भी आएगा। चलिए आगे देखिए। अच्छा अब आगे देखिए, तो यहाँ पे जो है समझिए इस बात को, यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1000, न कि 100। क्यों? क्योंकि ये जो हम आपको क्या बोले, हम इस लाइन को पूछ रहे हैं ना, इस लाइन में क्या आएगा, इस लाइन में x की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट विल बी द प्रिंट ऑफ द वैल्यू ऑफ x इन दिस लाइन? 1000। क्यों? क्योंकि जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमको नीचे कभी नहीं देखना है, हमको क्या देखना है, ऊपर देखना होता है, नीचे मत देखिए। ठीक है, बात समझ आई? जब भी आपको, अभी हमने क्या बोला, जब भी आपको कभी प्रोग्राम में स्टेटमेंट प्रिंट करना हो, जिस भी लाइन में, ठीक है, या कैलकुलेशन करना हो, उस लाइन को देखिए और उसके जस्ट ऊपर के लाइन को देखिए। उसका कनेक्शन अगर उसके ऊपर से है तो उसके ऊपर भी देखिए, लेकिन नीचे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे अभी उससे कोई उसका मतलब नहीं है। समझ आई बात? तो यहाँ पे क्या हो गया, 1000 हो गया, यहाँ पे 1000 आएगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे x में 100 किए, इसका मतलब मेमोरी में जो 1000 था, क्योंकि x यहाँ भी था, x यहाँ भी था, तो मेमोरी तो x के नाम की एक ही बनी थी ना, अभी वेरिएबल सेम है। जैसे ही वेरिएबल सेम है तो 1000 की जगह पे अब क्या आ गया, 100 आ गया। और अब जब x को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 आएगा। यहाँ पे x में 100 आएगा, क्योंकि अब ये अपना नियरेस्ट ढूंढेगा ना। इसका नियरेस्ट कौन सा है, ये, इसका नियरेस्ट कौन सा है, ये है ना। तो ये है, पहले यहाँ पे अगर ये नहीं मिलेगा इसको, तब ये क्या दे देगा, तब ये उठा के 1000 दे, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं लोकल स्कोप और फिर ये ग्लोबल स्कोप। वेरिएबल्स के स्कोप जो होते हैं ये लोकल टू ग्लोबल चलते रहते। आगे देखिए, ऐसे ही यहाँ पे 100 आ चुका है, ये 200 आ चुका है। अब यहाँ पे हमने एक लाइन लिखा x इज इक्वल टू वाई।
अब यहाँ पे बताइए x में क्या आएगा और y में क्या आएगा। अब ये वाला आपको खाली 2 लाइन चाहिए भाई, इन 2 लाइन का आउटपुट सब लोग बताइए। और जो गलत बताएगा, क्योंकि अभी हम पूरा बता चुके हैं, तब हम बाहर से अभी दुखरन चाचा को लेके आएंगे फिर, ठीक है ना। कोई बात है। देखिए यहाँ पे जो है x इज इक्वल टू वाई लिखा है। अब हम बोल रहे हैं कि x को आप बताइए x का क्या रिजल्ट आएगा। तो x को जब आप प्रिंट कराओगे तो कहीं ऊपर देखोगे उसके कि ऊपर x की वैल्यू कहाँ पड़ी है। इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसके ऊपर का स्टेटमेंट ये है x इज इक्वल टू वाई। पहले उसको पढ़ लीजिए तब वो उसके और ऊपर चलिएगा, ठीक। तो जैसे ही आपने इसको रीड किया तो यहाँ पे क्या मिला, x इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ अर्नव, x इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू वाई का मतलब हुआ कि जो y की वैल्यू है वो x में कॉपी हो रही है। असाइनमेंट ऑपरेटर लगा है ना, अब यही ऊपर हम लोग डिस्कस किए। तो y की वैल्यू क्या है ऊपर से देख के बताइए, 200। 200 जो है x में कॉपी हो रहा है, यानी कि 200 कहाँ चला गया, x में चला गया। और y में क्या है, अब जब 200 x में गया तो y में क्या है, y में भी 200 है क्योंकि कॉपी हो रहा है ना। तो y में भी 200 है और x में भी 200। अब जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो x y दोनों में क्या आएगा, 200। तो x की वैल्यू y में चली, हाँ। अब आप ये देखेंगे जो लास्ट वाला है वो 200 200 आ रहा है, जो सबसे लास्ट में 2 आ रहा है x और y, ठीक। अब समझ आया। तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा, इसी तरीके से सब यूज किया जाता है। चलिए अब हम पूछेंगे, बताते चलिएगा। अब बताओ लास्ट में x की वैल्यू क्या आएगी, z इज इक्वल टू वाई, z इज इक्वल टू x। मतलब लास्ट में आप बस देखिए, बाकी अपना खुद कैलकुलेट करिए। हमको लास्ट x की वैल्यू चाहिए जो लास्ट में है। टू 200, हाँ भाई सबका 200 आ रहा है, 700। एकदम करेक्ट। चलिए अब देखो, अब बताओ, अब बताइए x की वैल्यू क्या आएगी। हाँ 200 आएगा क्योंकि y की वैल्यू z में कॉपी हो रही है, 200 उसमें गया, ठीक है ना। y की वैल्यू जो थी 200 थी तो वो z में गई, और जो z में वैल्यू थी 200 उसको कहां पे कॉपी किया, x में कॉपी किया। तो अब x में वैल्यू कौन सी आ रही है, 200 आ रही है। यहाँ पे आपको मिला 200। अब बताओ, अब बताइए x की वैल्यू क्या आएगी। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन अभी तो एकदम बेसिक चल रहा है, मतलब इसी फॉर्मेट पे आता है।
200 सबके 200। हाँ भाई, सही है 200। 200 क्यों आया बताओ? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा जो ये लिखा है इसका आगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना? तो कभी कभी ऐसा भी कोड आपको दिया जाएगा, लिखा बहुत होगा लेकिन आंसर केवल बस एक ही लाइन निकलेगा। इसका मतलब जो ऊपर से लिखा हुआ है उसमें बस वो कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। समझ आई बात ना? आंसर जो है अब यहाँ पे जेड लिखा है लेकिन इस जेड में इसका कोई भी रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जैसे ही लिखा जेड इज इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू जेड में चली गई ना जी। तो वाई की वैल्यू क्या है 200, वो जेड में चली गई, तो ऊपर वाले जेड का कोई रोल बचा? कुछ नहीं रहा। अब वाई की वैल्यू अपडेट हुई, जेड में 200 गई और फिर नीचे आया तो जो जेड की वैल्यू करके कहा चली गई, एक्स में चली गई। वो उधर से कॉपी किया 200, अब एक्स को आप उठाएंगे तो क्या मिलेगा 200 मिलेगा। समझे? चलिए आगे देखिए। तो ये हम लोग यहाँ पे जो बातचीत कर रहे हैं ये सारे वेरिएबल्स पे इतना बात है ना, कि वेरिएबल कैसे लेंगे और उसमें वैल्यूज कैसे रखेंगे, ये सारा कुछ यहाँ पे। अभी यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। दूसरा टर्म है यहाँ पे कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट में जो आते हैं, कांस्टेंट जो होते हैं वो जैसे वेरिएबल डायनेमिक टाइप के होते हैं, कांस्टेंट जो होते हैं स्टिल होता है। ठीक, मतलब एकदम फिक्स्ड वैल्यूज होती है। ये फिक्स्ड मतलब स्टैटिक, यहां रख दे रहे हैं फिक्स्ड और स्टैटिक टाइप ऑफ वैल्यूज। ठीक, अब इसमें कौन कौन से आते हैं कांस्टेंट में अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जांपल तो नंबर 1 आपको मिल जाएगा, सबसे पहले यहां पे मिल जाएगा इंटीजर की, दूसरा मिल जाएगा फ्लोट, ठीक, और तीसरा होता है स्ट्रिंग। यानी कि ये तीन चीज आपको यहाँ पे इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी कांस्टेंट में आएगा, ठीक है ना? अब स्ट्रिंग कांस्टेंट में रखेंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीजर है तो इंटीजर, फ्लोट है तो फ्लोट हो जाएगा। नीचे आ जाएंगे अब इसमें जब यहाँ पे देखा जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो एक एक करके इसको देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे x इज इक्वल टू, हम यहाँ पे पहले ले रहे हैं 100 प्लस 100.5, ये हम यहाँ पे, ठीक। अब आप इसको चाहें तो अलग अलग वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं और फिर इसको उठा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये बात करें, अब ये केवल 100 प्लस 100 प्रिंट कर दें, यहाँ पे x को सेव करेंगे, लास्ट वाला रिजल्ट देखिएगा क्या आ रहा है 200, ठीक। लास्ट वाला रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 200। थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अब आगे देखो, तो ये हो गया इंटीजर में। अगर आपको इसको फ्लोट में लेना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे किस टाइप की कौन वैल्यूज हैं, ये इंटीजर टाइप की है, इंटीजर, ठीक। इंटीजर मतलब जहां पे कौन सी वैल्यू, नॉन डेसिमल। इंटीजर में डेसिमल नहीं होता है। अगर हम लोग यहाँ पे दूसरा बात करें, मान लीजिए यहाँ पे y ले लेते हैं और यहाँ पे हमने ले लिया 10 प्लस 10.25। अब फ्लोट अगर ले रहे हैं, फ्लोट में आप चाहे दोनों फ्लोट ले लो या एक कोई भी फ्लोट ले लोगे तो भी चल जाएगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक फ्लोट ले रहे हैं और इसको आगे चल करके हम यहाँ पे लिख देंगे ये किस टाइप का है, फ्लोटिंग टाइप, है ना। फ्लोट किसको बोलते हैं जो डेसिमल टाइप की वैल्यूज होती हैं
उनको फ्लोट बोलते हैं। आप चाहें तो एक इंटीजर भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही तीसरा अगर हम ले लेंगे यहाँ पे, जैसे जेड ले लिए और यहाँ पे हम लिख दिए एक स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हमने लिख दिया हेलो। अब ये क्या है, ये किस टाइप की वैल्यू है, ये जो है यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। तो तीन अलग अलग यहाँ पे वैल्यूज आ रही, ठीक। अब हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे y कर देंगे और यहाँ पे z। तीन अलग अलग वेरिएबल है, क्योंकि हमें तीनों प्रिंट करना था तो तीन वेरिएबल अलग अलग, ठीक है ना। अगर हमको एक ही प्रिंट करना हो, बार बार अपडेट करते रहना उसी को, तो हम एक ही वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे तीनों की जरूरत थी तो हम यहाँ पे XYZ तीन अलग अलग ले लिए। अब जब हम इसको यहाँ पे सेव करेंगे और रन करके देखेंगे तो तीन अलग अलग आ जाएंगे। जैसे पहले इंटीजर आ जाएगा, फिर फ्लोट आ जाएगा और फिर यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक। इंटीजर और फ्लोट को हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी सिंगल या डबल कोट में नहीं रखेंगे, वरना वो कैलकुलेशन को ब्रेक कर देगा। हमेशा स्ट्रिंग को हम लोग सिंगल या डबल कोट्स में रखते हैं, ठीक है ना। आपको कभी चेक भी करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करते हैं देखिए, तो हम यहाँ पे जा करके इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, पूरा कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, टू चेक डेटा टाइप, कि वो किस टाइप का है। टू चेक डेटा टाइप कि वो इंटीजर है, फ्लोट है या कैसा। आप कोई नंबर ले रहे हो वेरिएबल में या डायरेक्ट, वो मेमोरी में कितना लोकेशन क्या किस टाइप का बना रहा है उसको देखने के लिए यहाँ पे एक टाइप नाम का फंक्शन होता है। जैसे हम फंक्शन यूज करेंगे सब में अलग अलग, तो आपको यहाँ पे उसका डेटा टाइप भी वो शो कर देगा। जब आप यहाँ पे लगाओगे तो टाइप भी यहाँ पे दिखा देगा, ठीक। इससे हम लोग केवल डेटा टाइप को चेक कर सकते हैं। सेव करेंगे और रन करके देखेंगे तो जो x है वो इंटीजर टाइप का है, इंट क्लास से आ रहा है। जो y है उसमें फ्लोट टाइप की वैल्यू रखी गई है, तो फ्लोट क्लास को के अंदर है। और जो z है उसके अंदर हम लोग रखे हैं एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हेलो रखे हैं, तो वो उसकी क्लास क्या है, स्ट्रिंग क्लास, ठीक। अभी आप देखिएगा यहाँ पे, अगर मान लो हम अगर डायरेक्ट यहाँ पे कुछ दे दें, जैसे यहाँ पे ये दे दे, इसकी क्लास बताइए क्या होगी, इसकी क्लास बताइए क्या होगी, इस लाइन की क्लास बताइए क्या होगी, इंटीजर होगी। पहला वाला देखिएगा इंट आ रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको यहां से चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे हमने ये लगा दिया, अब इसकी क्लास बताइए क्या होगी, स्ट्रिंग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके आगे आप सिंगल या डबल कोट्स लगा चुके हैं। तो जैसे सिंगल या डबल कोट लगाएंगे तो उसकी क्लास, उसका नेचर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब से हम इसको सेव करेंगे, F5 करेंगे, देखेंगे वो भी str में चला गया। अब वो जो उसका फॉर्मेट है वो str बन गया है, तो कभी भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन की तरीके से कोई भी ऑपरेटर को परफॉर्म अपने ऊपर नहीं करा पाएगा, ठीक। तो इसलिए हम आपको बताए थे। अगर अब देखिए ध्यान से सब लोग भाई, इधर ध्यान देखिए इधर। तो अभी हम यहाँ पे इसको पहले वैसे करके आगे बढ़ते हैं। कभी भी आपको चेंज करना हो तो हम लोग चेंज कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं टू चेंज डेटा टाइप, ठीक। अगर आपको डेटा टाइप कभी चेंज करना है तो कैसे करेंगे उसको देखिए पहले सभी लोग। तो जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ हमने लिखा प्रिंट, लास्ट लाइन देखिएगा, यहाँ पे लिखा 100, 10 लिख ले रहे हैं, प्लस यहाँ पे 10 लिख ले रहे हैं, ठीक। और अगर इसका रिजल्ट क्या आएगा, 10 10 का 20 आ जाएगा। ये तो अंडरस्टूड है, सबको मालूम है 20 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं
उसका रिजल्ट बताओ क्या आएगा? 10 आएगा, 10 एरर आएगा। क्यों? क्योंकि एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग आपस में नहीं जुड़ सकती, है ना। लेकिन आपको जो अच्छा, यहां पे भी अगर हम कर दे, अब क्या आएगा? एरर आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, कि कुछ नहीं आएगा, कि टन आएगा? कि ठन आएगा? देखो क्या आएगा, ये आ रहा है। ठीक, क्यों आया? क्योंकि जो इधर 10 है, इधर 10 है, प्लस अपना काम कर रहा है, लेकिन वो किस फॉर्म में कर रहा है? स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो स्ट्रिंग के फॉर्म में कैलकुलेट ना करके उसको ज्वाइन कर दे। अब मान लीजिए कि अगर आपको एक तरफ वैल्यू दिया था ये, ठीक, और एक तरफ वैल्यू दिया था ये, अब आपको बोला गया कि नहीं, इसको ऐड करना ही करना है हर तरीके से। कैसे करेंगे? तो इस स्ट्रिंग को इंट में चेंज करेंगे पहले। ठीक, एक स्ट्रिंग दी गई है और एक इंट दिया गया है, दोनों को ऐड करना है, तो ऐड तो होगा नहीं, एरर आएगा। तो हम पहले क्या करेंगे? इसको इंट में चेंज। अब क्या ऐसे अगर इंट लिख दें और इसको अगर हम यहाँ चेंज करें, तो क्या ये पॉसिबल है? इसको देख लिया। हो गया? देख रहे हैं सब लोग? तो हम यहाँ पे क्या किए हैं? डेटा टाइप कन्वर्ट कर दिए। हमने क्या किया? जो 10 लिया था, उस 10 को, ध्यान देखिए भाई, जो 10 लिए थे, इस 10 को हम इंट में चेंज कर दिए। कैसे चेंज किए? डेटा टाइप इंट लगा के। इंट एक मेथड लगाया डेटा टाइप कन्वर्जेंस के लिए, और जैसे ही लगाया ये 10 जो है इंटीजर में कन्वर्ट हुआ, टाइप कास्टिंग करी गई, और ये 10 + 10 यहाँ पे क्या आ गया? आपको 20 आ गया। 20 देखिए आ गया। अब देखो, कभी कभी हो सकता है आपको ऐसा भी दिया गया हो, उसको भी कैसे करते हो भी देख लीजिए। कॉपी करेंगे, नीचे जाएंगे, पेस्ट करेंगे। मान लीजिए यहां पे दिया हुआ है h, अब इसको हमें यहां पे h दिया हुआ है और ये दिया है, क्या ये ऐड होना पॉसिबल है? 10 + h, अगर हम इसको चला देंगे 10 + h, तो क्या आएगा? एरर आ जाएगा। क्योंकि जैसे वो पहले लेटर था, ऐसे ये भी तो टेक्स्ट के फॉर्म में है, स्ट्रिंग के फॉर्म में है। तो अब जैसे हम 10 को इंटीजर बनाए थे, तो 10 किस फॉर्म में था? टेक्स्ट के फॉर्म में था, लेकिन था तो एक्चुअल में नंबर ना, है ना, वो डेसिमल था ना। हालांकि वो टेक्स्ट का फॉर्मेट लिया था स्ट्रिंग का, बट वो नंबर था, डेसिमल था। तो डेसिमल को हम डायरेक्ट इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई टेक्स्ट दिया गया, लेटर है, अगर अल्फाबेट्स है अगर कोई, तो आप इसको अगर यहाँ इंट लिखोगे तो इसको कन्वर्ट करने नहीं देगा। देखो अभी हम अगर इसको अगर लिखेंगे तो ये यहाँ पे एरर दिखाएगा। एरर दिखा रहा है ना, बेस मतलब डेसिमल की बात कर रहा है ना। तो आपको समझना क्या है कि अगर इस टाइप का कुछ दिया हो, तो वहां पे हम लोग चेंज करने के लिए एक फंक्शन यूज करते हैं ORD। ठीक, ORD नाम का फंक्शन यूज करेंगे। उससे क्या होगा? ये जो लेटर है, अब वो अपनी बेस वैल्यू उठाएगा और उठा करके 10 के साथ ऐड करा देगा। तो कैपिटल H की कितनी होगी डेसिमल वैल्यू? आस्काई वैल्यू बताओ कैपिटल H की। कैपिटल H की 72, ठीक है ना। कैसे मालूम? कैपिटल A से काउंट करते हैं, कैपिटल A की 65 होती है, ऐसे जोड़ते जाएंगे आपको मिल जाए। स्मॉल a की 97 होती है, ऐसे काउंट करते जाएंगे आपको लास्ट तक मिल जाए। कीबोर्ड पे जितना भी कुछ हम लोग प्रेस करते हैं वो उस फॉर्म में नहीं होता है, वो होता है डेसिमल, आस्काई के फॉर्म। आस्काई कोड जिसको बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एक यूनिवर्सल कोड है जो अमेरिका ने इसको बनाया था। ऐसे इंडिया का बना हुआ एक कोड है ना, वो यूनिकोड एक इंडिया का भी दिया हुआ है, उसको अलग है। तो आजकल इंडियन कीबोर्ड्स जो आते हैं उस पे आपको मिल जाएगा, वैसे सारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे आपको ये कोड चल जाता है। तो यूनिवर्सल है, आस्काई कोड सब। अभी आप इसको देखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा?
वो h को क्या करेगा, डेसिमल में ब्रेक करेगा। डेसिमल किसकी वैल्यू होती है h की, 72। तो 72 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 82। आ गया 82, ऐड कर दिया दोनों को। समझ गया आगे बात। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था, हम इसको यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू। इसको बंद कर दे रहे हैं और वीडियो